चलो कहाँ तक हो गया था? असेट और लायबिलिटी देख ली तुमने क्लास? क्यों सब्जेक्ट ही भूल गई? अच्छा, असेट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट पढ़ा था कि अगर फेयर वैल्यू में चेंज होगा, या तो फेयर वैल्यू ज्यादा होगी या फेयर वैल्यू कम होगी, तो असेट और लायबिलिटी की बैलेंस शीट में वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। तो उसका एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल थोड़ी ना लिखा था, तो अभी एग्जांपल, हाँ ये डे 3 एग्जांपल लिखो। फाइनेंशियल ईयर 1/4/23 से 1/4/2023 to 31st March 2024 एक्विजिशन डेट है बीच में 1/10/2023। कंसोलिडेशन डेट है 31/3/24। कैरिंग अमाउंट का मतलब पता है ना, बुक वैल्यू। तो कैरिंग अमाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी की कैरिंग वैल्यू 31/3/2024 को है 1,35,000 और जो डेप्रीसिएशन की रेट है वो है 10%। फेयर वैल्यू दे रखी है हमारे पास ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन, जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन की 2 लाख। अब देखो सॉल्यूशन, राम था मोटा कर किसी कर दिया। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2023। तो देखो 2024 के एंड में, मतलब 31/3/2024 में हमें सब्सिडरी की बुक वैल्यू दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की। अब देखो साल के अंत में तो क्या लग गया होगा, डेप्रीसिएशन। कौन सी रेट से? 10% से। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? 90% के। तो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी होगी? 100% से। तो हम बुक वैल्यू निकाल सकते हैं स्टार्टिंग की, इसको डिवाइड करके किससे? 90% से। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90%, ये 20 लाख है ना, इंटू 100, वो 90% लिख दिया, कितना आ गया? 15 लाख। ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/10/2023 कितनी हो गई? 15 लाख माइनस 15 लाख का 10%। जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन 6 महीने निकल गए, तो डेप कितने का लगा दो? 6 महीने का। माइनस कर दो तो उसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। 20 साल में जो प्लांट एंड मशीन थी उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई? 14,25,000। ठीक है। तो जिस दिन एक्विजिशन करा उस दिन कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 14,25,000। और उस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? और एक्विजिशन डेट वाले दिन सारे एसेट को किस पर लेते हैं? फेयर वैल्यू पर। अब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो फेयर वैल्यू में इंक्रीज आ जाएगा, जितना इंक्रीज आएगा वो उस बुक वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो अब देखो इंक्रीज कितना हुआ, यही लिखवाया था पॉइंट।
कर दो नीचे। फेयर वैल्यू इंक्रीज कितना हुआ? इन प्लांट एंड मशीनरी ऑन एक्विजिशन डेट। एक 10/2023 20 लाख माइनस 14,25,000 5,75,000 का जो इंक्रीमेंट है वो बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्री पोस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, बैलेंस शीट में ही चेंज आएगा। प्री पोस्ट का जो भी था वो गुडविल में एडजस्टमेंट हो चुका है फेयर वैल्यू पे। अब देखो ये जो पॉइंट था वो कौन सा वाला पॉइंट था, एक बार देख के बताओ कॉपी में। स्पेशल एडजस्टमेंट में कौन सा एडजस्टमेंट था? ये थर्ड वाला था। थर्ड के अंदर ये वाला था फर्स्ट। और अगर अब असेट डेप्रीसिएबल हो, अब आ जाओ दूसरे मेथड पे, इसी में लिख लो ऐसा सेकंड। इन केस ऑफ डेप्रीसिएबल असेट, जो एडिशनल इफेक्ट होगा उसका क्या होगा? लिखो एडिशनल इफेक्ट फॉर डेप्रीसिएशन ड्यू टू इंक्रीज या डिक्रीज in fair value of asset of subsidiary company is also given as follows. तो अब इसको कैसे लिखते हैं? तो डेप्रीसिएशन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ज्यादा है तो डेप भी ज्यादा लगेगा, कैरिंग वैल्यू कम है तो डेप भी कम लगेगा। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कहां से लेते हैं? फेयर वैल्यू फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट। तो ये मान लेते हैं अमाउंट है माइनस डेप्रीसिएशन ऑन ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एसेट फ्रॉम एक्विजिशन टू कंसोलिडेशन डेट। एडिशनल डेप टू बी चार्ज। और नेगेटिव है तो डेप्रीसिएशन टू बी रिवर्स। तो अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो डेप ज्यादा होगा, ओरिजिनल पे कम होगा, तो हम एडिशनल चार्ज कर देंगे। फेयर वैल्यू कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, मतलब हमने ज्यादा चार्ज कर दिया, तो डेप्रीसिएशन को हम रिवर्स कर देंगे। तो या तो इंक्रीज आएगा या फिर अमाउंट नेगेटिव आएगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? एडिशनल जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगा डिडक्ट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी। रिटेन अर्निंग से कम होगा और नीचे किससे कम हो जाएगा? असेट से कम हो जाएगा, जब भी तो दोनों साइड बैलेंस बराबर आएगा। तो यहां भी कर दो डिडक्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव असेट। रिटेन अर्निंग का मतलब है ना क्या? P&L। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है रिटेन अर्निंग। तो अगर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना है तो खर्चा ऊपर से काट दो और असेट की वैल्यू नीचे से कम हो जाएगी। तो डिडक्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव असेट, जिस भी असेट पर लग रहा है उस पर रेस्पेक्टिव असेट इन कंसोलिडेशन बैलेंस शीट। और अगर डेप्रीसिएशन रिवर्स वाला केस है
तो ऐड कर दो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और नीचे भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐड टू रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एसेट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब जो ऊपर वाला हमने एग्जांपल लिया था उसी को कर देते हैं एज पर अब एग्जाम्पल। पहले किसका डेप्रिसिएशन लेंगे, फेयर वैल्यू का। तो डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू, अच्छा मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, और ऊपर एक्विजिशन डेट कितनी थी, और कब तक, 24 तक, मतलब कितने महीने हो गए, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। कौन सी वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर। क्या है फेयर वैल्यू, 20 लाख, लगा दो 10% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन। माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बुक वैल्यू या फिर कैरिंग वैल्यू, वो भी कब से कब तक, एक्विजिशन, क्योंकि इफेक्ट हम एक्विजिशन के बाद का ही देखेंगे, तभी तो सारा का सारा पोस्ट में जाएगा। एक्विजिशन से पहले का कुछ हुआ तो किसमें चल जाता है, प्री में, वो नहीं देखना। अच्छा कितना है बुक वैल्यू, वो तो 90% थी, 15 लाख थी, 15 लाख पे 10%, वो भी कितने का, 6 महीने का, कितना आ गया 75,000। 25,000 क्या है ये, पॉजिटिव है, हमने डेप लगाया है 75,000, फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग लगना था 1 लाख, तो ऊपर रिटेन अर्निंग में से माइनस कर दो कितना, 25,000, और नीचे एसेट की वैल्यू कितनी से कम हो जाएगी, 25,000 से। तो इवेंचुअली डेप कितने से लग गया, 1 लाख से। तो इसको बाद में चेंज करना क्यों पड़ा, क्योंकि हमारा मेथड तो कौन सा था, कैरिंग वैल्यू पे चलता है अमाउंट, तो जो रेस्पेक्टिव चेंज था सिर्फ वो ही क्या हो जाएगा, एड और लेस हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला जो पार्ट हमने इसमें असेट की वैल्यू में क्या करा, असेट की वैल्यू का चेंज कंसीडर करा, दूसरा उसके डेप्रिसिएशन का करा। तो अगर वैल्यू चेंज हुई वो भी आएगा और डेप चेंज हुआ वो भी आएगा। अब फाइनल जो अमाउंट दिखेगा वो कितना होगा, वो लिख लो थर्ड पॉइंट में, फाइनल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट। अच्छा कोई ऐसा डेप्रिसिएबल नहीं है तो कोई चेंज, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट नहीं आएगा, फेयर वैल्यू का इंक्रीज डिक्रीज ले लेंगे, जैसे कि लैंड, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो जो ऊपर वाला पॉइंट था यहीं पे रुक जाएंगे बस, जितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ वो असेट की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए बार बार बोला जा रहा है डेप्रिसिएबल असेट। बहुत सारे असेट जिन पे डेप नहीं लगेगा तो हम उनपे ये वाला सेकंड वाला और थर्ड वाला पॉइंट फिर नहीं करेंगे, थर्ड होगा डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो लिखो फाइनल अमाउंट ऑफ depreciable asset of subsidiary company to be taken for consolidation। अब कंसोलिडेशन के लिए जब हम सब्सिडी कंपनी का एसेट उठा रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो किस वैल्यू पर उठाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखो ना, तो ये कैरिंग अमाउंट, carrying amount of asset as on consolidation date इन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। 31 तारीख को जो हमारी सब्सिडरी कंपनी, मान लेते हैं एक कंपनी ने रिलायंस को खरीदा, तो रिलायंस की खुद की कोई बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में जो अमाउंट उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग वैल्यू, वहां से एसेट की वैल्यू को क्या करेंगे हम, उठाएंगे। तो इन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो ये रहा मान लेते हैं हमारा अमाउंट। कैरिंग वैल्यू के बाद क्या चेंज करेंगे, या तो ऐड करोगे या लेस करोगे, फेयर वैल्यू का इंक्रीज या फिर डिक्रीज। फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई कर दो इंक्रीज, डिक्रीज हुई तो डिक्रीज कर देंगे।
तो या तो पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें किसका चेंज करेंगे, या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे, क्या डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स, तो रिवर्स वाला क्या होगा ऐड, और जो चार्ज होगा वो लेस हो जाएगा। तो वैसे लिख देती हूँ मैं ना, ब्रैकेट में जो है वो लेस होगा, एडिशनल डेप टू बी चार्ज। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल कोई कर दो, एज पर अबव एग्जाम्पल। बैलेंस शीट पे कंसोलिडेशन डेट वाले दिन की अमाउंट उठाओ, तो कैरिंग अमाउंट कितनी दे रखी थी 13,50,000। साल के अंत में कंसोलिडेशन डेट वाले दिन 10% डेप लगाकर कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड, इस टैप पे क्यों लिखा रही हूँ जिससे कि एग्जाम्पल में सही करो। 13,50 थी, वो बोला था 0 लगानी है, 1,35 थी, 13,50 थी ना, 13,50,000। हाँ उधर भी 2 लाख ही बोला था, 0 लगाना था। अब क्या करोगे, फेयर वैल्यू का कितना इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज 5,75,000, उसको क्या कर दो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 19,25,000। डेप्रिसिएशन एडिशनल लगाना पड़ा था ना, क्योंकि हम कितना लगा रहे थे 75, फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना लगता, तो जो एडिशनल लगा उसको क्या करते हैं लेस, एडिशनल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 25,000। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितना अमाउंट उठाना है हमें 19 लाख। तो कैरिंग वैल्यू में हमारी फेयर वैल्यू का इंक्रीज डिक्रीज ऐड या लेस कर दो, फिर डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगाए तो माइनस कर दो, उल्टा किया है तो ऐड कर दो, तो बैलेंस शीट में कितना आएगा 19 लाख आएगा। ठीक है, अरे नहीं नहीं है एक्विजिशन, ये भी अच्छा ही है। चलो अब आ जाते हैं फोर्थ पर, इसी का फोर्थ है ये, स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं, असेट की वैल्यू का ही फोर्थ पॉइंट है ना। 3 तो हो गए, फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज इन फेयर वैल्यू, सेकंड डेप्रिसिएशन निकालना, थर्ड फाइनल अमाउंट निकालना। अब लिखो फोर्थ, इफ देयर इज इंक्रीज या डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री of subsidiary company on acquisition date, if there is increase decrease of in fair value of inventory of subsidiary company on acquisition date, and that inventory get sold, and that inventory get sold after acquisition date but before consolidation date, but before consolidation date. In this case, effect of previously recognized fair value, previously recognized fair value increase या decrease on such inventory is reverse as follows. दो हिस्से करते हैं इसके, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। If there is increase
in fair value of inventory on acquisition date if there was decrease in fair value of inventory on acquisition date. Deduct such fair value increase amount. अच्छा कहाँ से होगा? प्री पोस्ट? सब कुछ इसमें होगा पोस्ट में. फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन कहाँ से करें? एक्स्ट्रा जो फेयर वैल्यू का अमाउंट है उसको डिक्रीज करेंगे तो कहाँ से डिक्रीज करेंगे? इन्वेंट्री में से तो बाद में करोगे. जितना अमाउंट कम हुआ है ज्यादा हुआ है उसको कहाँ से ले जाएंगे? रिटेन्ड अर्निंग से. पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी. और रिटेन अर्निंग से कम हुआ तो नीचे किससे कम हो जाएगा? बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से कम हो जाएगा. तो डिडक्ट फ्रॉम इन्वेंट्री इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. और यहां पे क्या होगा? अगर फेयर वैल्यू कम हो गई तो एड सच फेयर वैल्यू डिक्रीज अमाउंट टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी और एड टू इन्वेंट्री in consolidated balance sheet. नॉर्मल एसेट और लायबिलिटी के अंदर प्री एक्विजिशन में कर दिया. नॉर्मल एसेट लायबिलिटी में प्री एक्विजिशन में दिया था और यहाँ पर जो भी एसेट लायबिलिटी को आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पोस्ट में इफेक्ट देंगे. जो भी डेप्रिसिएबल एसेट है कोई भी करंट एसेट है जैसे कि इन्वेंट्री तो सारा इफेक्ट पोस्ट में जाएगा. उस पर इफेक्ट ही क्या आएगा? डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं है तो आएगा क्या? फेयर वैल्यू का इफेक्ट आएगा ना. पोस्ट में ही जाएगा. पोस्ट में जाएगा. जब एक्विजिशन डेट के बाद जब बैलेंस शीट बन रही है तो सारा इफेक्ट पोस्ट में ही जाएगा. प्री में सिर्फ रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है. प्री लिखवा दिया था क्या? कहाँ पे बताओ? एसेट वाला लायबिलिटी में. एक सेकंड रुको. अब लिखा कहाँ पे है ये? यही था ना कल. अच्छा
एक सेकंड रुको, मैंने गड़बड़ कर दी क्या? Pre-acquisition, these are pre-acquisition certain liabilities. आज मैंने क्या करवा दिया? एक बार आगे लिखो, इसको चेक करती हूँ। तो ऊपर पोस्ट में ही जाएगा, वहीं ठीक करना पड़ेगा। चलो इसको तो लिखो, इन्वेंट्री। ये हो गया, लिख लिया पूरा? तुम तो बात करने चली गई थी, कैसे लिखोगी? क्या? फोन बंद करके बैठा करो क्लास में। स्पेशल एडजस्टमेंट, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ। हाँ तो मैं तो नीचे लिख, तुम्हें तो दिख ही रहा है ना। ट्रीटमेंट ऑफ अच्छा, अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है? जो इन्वेंट स्टॉक रिजर्व जिसको बोलते हैं, याद नहीं आ रहा? नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा होगा, याद नहीं है। डिपार्टमेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ब्रांच, तो भूल गया, सब कुछ याद नहीं है। हाँ तो बस, तो वहां नहीं पढ़ा? अच्छा, वो चैप्टर छोड़ दिए थे? तो तुम क्या जर्नल पढ़ के गए थे? हैं? इट हैपन्स। अनरियलाइज्ड गेन का मतलब होता है अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सामान बेच रहा है और वो मार्कअप प्राइस पे बेच रहा है, दैट मीन्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे बेच रहा है। अगर देखो, फोर्थ है ये स्पेशल एडजस्टमेंट फोर्थ है। अब देखो, एक बार इधर आओ, एक एग्जांपल से समझो। एक बिजनेस है ए लिमिटेड, उसके 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। कोई भी डिपार्टमेंट सामान बेचेगा, मान लेते हैं जो कॉस्टिंग है वो है 100 रुपए और जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारे पास 120। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सामान कौन खरीदेगा? कस्टमर खरीदेगा, तभी बाहर से पैसा आएगा। मालिक है ए लिमिटेड, मतलब ए ओनर है इसका, इसके 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी से सामान खरीदा क्योंकि इनके पास कमी थी, तो ए ने इसको जो सेल किया वो 120 पे कर दिया। बी की जेब में, ये डिपार्टमेंट सेकंड है, जो उसके पॉकेट में कितने पैसे आए? 120, और दिए किसने? डिपार्टमेंट 1 ने। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को 120 रुपए दिए, डिपार्टमेंट 2 क्या लिखेगा कि मुझे 20 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक ही नजरों से देखो, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके एक पॉकेट से 120 रुपए गए और दूसरी पॉकेट में 120 पहुंच गए। तो जब सामान अंदर ही अंदर जाता रहता है, दैट मीन्स जो प्रॉफिट है वो आपको रियली में रियलाइज्ड नहीं हुआ है। 120 रुपए में 20 रुपए प्रॉफिट कब होंगे? जब बाहर से कोई कस्टमर सामान खरीदेगा। समझ में आया? तो अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जब हम कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा रुपीज लगाकर चार्ज करते हैं, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसको क्या बोलते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट। अब यहाँ क्या आएगा? सब्सिडी कंपनी पेरेंट कंपनी को बेचेगी, पेरेंट सब्सिडी को बेचेगी, लेकिन अब तो दोनों क्या हो गई है? मर्ज हो गई है ना। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, जो अनरियलाइज गेन है, उसको क्या करेंगे हम?
एलिमिनेट कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज गेन। तो एक ही नजरों से देखो, प्रॉफिट कब होगा, जब कस्टमर माल खरीदेगा। ये तो आपस में ही खेल रहे हैं ऊपर नीचे, तो ऐसे पैसा नहीं बढ़ रहा है, बस इसकी बुक्स में क्या दिखेगा, 20 का प्रॉफिट दिखेगा, इसकी में सीओजीएस इंक्रीज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब इसमें लिखो पॉइंट नंबर 4 था। अब इसमें भी 2 केस हो, लिखा नहीं, लिखो इट हैपेंस व्हेन सेल परचेज ऑफ inventory, sale purchase of inventory takes place between parent company and subsidiary company during parent subsidiary relationship, and that inventory is lying in, मैंने कुछ करा ही नहीं अभी तो, lying in stock। अगर वो सामान एक्चुअल में बिक जाता तो प्रॉफिट हो जाता, अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, बस एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनरियलाइज गेन बोलेंगे। क्या, हाँ रिलेशनशिप लिखा था। ये वाला तो आ जाओ कर दो, तुम्हें कैसे पता ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से कर रही थी, lying in stock, that means remained unsold, अभी बिका नहीं है, on consolidation date, that inventory is lying in stock that is unsold on consolidation date। अब 2 तरीके की ट्रांजेक्शन होंगे, एक डाउन स्ट्रीम, एक अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन कौन सा होगा, पेरेंट सब्सिडी को बेचेगी या सब्सिडी पेरेंट को, वो होगा डाउन स्ट्रीम, पेरेंट कंपनी बेचेगी सब्सिडी को, P2S। और अपस्ट्रीम मतलब उल्टा चलेगा, सब्सिडरी PS को ऐसे लिखते हैं, एरो बदल देते हैं बस, PS एरो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अनरियलाइज्ड गेन है ऑन इन्वेस्ट, इसने अब बुक लाई हो, अब नहीं अभी नहीं चाहिए, सेल्स अमाउंट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिडक्ट फ्रॉम group retained earning and deduct from inventory, लिखो डिडक्ट फ्रॉम इन्वेंट्री इन consolidated balance sheet। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो जो भी अनरियलाइज गेन है वो रिटेन अर्निंग से कम हो जाएगा, ग्रुप रिटेन अर्निंग जहां दोनों की मिक्स हो जाती है, और फिर उसके इन्वेंट्री की वैल्यू से कम हो जाएगा बैलेंस शीट में। इधर क्या होगा, लिखो अनरियलाइज गेन, अनरियलाइज्ड गेन
on inventory. Unrealized gain on inventory 2. ये अनरियलाइज गेन किसको हो रहा है? पेरेंट कंपनी। तो तुम्हें आई गया एरो से समझ में, सब्सिडी कंपनी। तो जो सेल अमाउंट होगा माइनस COGS, यहां ग्रुप से कम हुआ क्योंकि फायदा पेरेंट को हो रहा था। पेरेंट की बुक में ही हम क्या बना रहे थे? कंसोलिडेटेड। यहां पे क्या होगा? कहां से कम होगा? सब्सिडी के किससे? पोस्ट एक्विजिशन retained earning of subsidiary company and deduct from inventory in consolidated balance sheet। तो चाहे फायदा किसी को भी हो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में से तो कम ही होगा, लेकिन अगर फायदा पेरेंट को हो रहा है तो क्या होगा? ग्रुप में से जाएगा, और सिर्फ इसको हो रहा है तो इसके पोस्ट में से चला जाएगा। फिफ्थ और लास्ट स्पेशल एडजस्टमेंट है फिफ्थ। देखो यहां तक तो वो सेम ही है, तो वो थोड़ा सा तो हाँ लो कर देती हूँ, 2 बार कर देती हूँ। अच्छा और ऊपर अच्छा, देखो ट्रीटमेंट ऑफ unrealized gain on property, plant and equipment PPE. It happens when sale या फिर purchase of PPE, property, plant and equipment, takes place between parent company and subsidiary company during their relationship। उससे पहले करे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो during their relationship, and that BP is lying, that is unsold on consolidation date। सेम अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम सब्सिडरी बेचेगा किसको? पेरेंट को। और डाउनस्ट्रीम पेरेंट बेचेगा सब्सिडरी। तो अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ तो कहां से कम होगा? ग्रुप। तो और डाउनस्ट्रीम में ग्रुप से कम होगा, है ना? तो अच्छा, गेन निकलेगा कैसे? सेल वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट से निकलेगा, कि जितने का बेचा और जितना हमारा कैरिंग अमाउंट था, तभी तो फायदा होगा। तो लिखो अपस्ट्रीम में अनरियलाइज्ड गेन on PPE, sale amount minus carrying amount of such PPE
ऑन सेल डेट, कि जिस दिन बेचा था उस दिन कैरिंग अमाउंट कितनी थी और कितने का हमने बेचा। तो बताओ कहां से डिडक्ट करोगे? डिडक्ट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी and deduct from PPE in consolidated बैलेंस शीट। तो ऐसा इधर लिख लो डाउन स्ट्रीम में कहां से डिडक्ट होगा? ग्रुप रिटेन अर्निंग और डिडक्ट फ्रॉम पीपीई इन बैलेंस शीट। तो यहां तक तो सेम हो गया, चाहे इन्वेंट्री हो चाहे पीपीई हो। और इसमें आप देखो एक पॉइंट और आ जाएगा, अपस्ट्रीम वाले में लिखो सबसे पहले, इन दिस केस अगर पेरेंट कंपनी would have in this case parent company would have asset है तो क्या लगा होगा उस पे? डेप्रीसिएशन ऑन टोटल वैल्यू ऑफ पीपीई। और टोटल वैल्यू इसके लिए क्या होगी? जितने में इसने खरीदा है, सब्सिडी ने बेचा चाहे ज्यादा अमाउंट में, इसके लिए तो वही क्या हो गई? परचेज वैल्यू। उस पर क्या लगाएगा? ये डेप लगाएगा। तो लिख लेते हैं परचेज्ड अमाउंट फ्रॉम subsidiary company, purchase amount from subsidiary company, so additional depreciation charge by parent company on unrealized gain of PPE is to be, क्या कर देंगे? जो एक्स्ट्रा लगा दिया उसको रिवर्स, is to be रिवर्स। कौन से में? टू ग्रुप retained earnings and add to PPE in consolidated बैलेंस शीट। तो ये किस में चला जाएगा? डेप्रीसिएशन ग्रुप रिटेन अर्निंग में वापस से ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब तो दोनों बैलेंस शीट मिल चुकी है और पीपीई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा कब? क्या? नहीं, सही से लिखूंगी, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, ये सिर्फ कब होगा? तब वो असेट हमारी दूसरी कंपनी के पास पड़ा हुआ होना चाहिए। एक ने बेचा, दूसरी ने खरीदा, ऐसा नहीं दूसरी उसको बाद में बेच दे। अगर वो बेच देती है तो जो गेन है वो क्या हो जाएगा? रियलाइज हो जाएगा, एक्चुअल में मिल जाएगा दोनों कंपनीज को। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक के पास होना चाहिए। सेम इन्वेंट्री का केस है, इन्वेंट्री पड़ा हुआ है तो ही अनरियलाइज गेन है। अगर वो माल बेच दिया तो सेल को तो हम किस पे करते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे करते हैं, तो वो गेन क्या हो जाएगा? रियलाइज हो जाएगा। अब इसका इधर करो, इसका उल्टा लिख लोगे इधर। हाँ बिल्कुल, ग्रुप में जाएगा। ये एक बार ऊपर जाएगा पोस्ट में और नीचे जाएगा ग्रुप में। डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ पे होगा? ग्रुप रिटेन अर्निंग में होगा। इसका रिवर्स इधर लिख लो, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में। लिखवाना ही पड़ेगा, क्या लिखूं? तुम थोड़ा दिमाग मत लगा लेना, लिखो इन दिस केस parent company, subsidiary company, in this case subsidiary company would have charged depreciation on total amount of PPE
तो वही एडिशनल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बस ये लिख देती हूँ। ऊपर कहाँ हुआ था वो, ग्रुप रिटेन अर्निंग में, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में। तो लिखो एड टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड एड टू PPE in consolidated balance sheet। और एडिशनल डेप्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट वाला डेप्रिसिएशन माइनस जो हमने लगाया, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया स्टेप नंबर 5 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का खत्म। अब आते हैं, बहुत छोटा सा स्टेप है, 5 मिनट, स्टेप नंबर 6। कितना, 1 घंटा का हुआ मैम, अभी 15 मिनट है अभी। तो लिखो स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ नेट assets taken over of subsidiary company on acquisition date। हाँ, तो स्टेप 5 में स्पेशल एडजस्टमेंट थे, वही चल रहा था। तो अब हर क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट नहीं आएंगे, एक आध एडजस्टमेंट आएगा बस। 10 ही है, बैलेंस शीट तक ही है, कैश फ्लो P&L का नहीं है। वैसे 12 होते टोटल, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 12 स्टेप है, 10 पे बैलेंस शीट आ जाती है, 11वें पे P&L और 12वें पे कैश फ्लो। तो वो नहीं है तुम्हारे पे, सिर्फ बैलेंस शीट ही है। शेयर कैपिटल, मैं स्टार्टिंग वाले दिन ही बताया था कि यहाँ पर हमें उसकी बैलेंस शीट नहीं गिवन होगी, तो नेट एसेट निकालने का दूसरा तरीका हम अपनाएंगे ना। तो लिखो शेयर कैपिटल किसकी, सब्सिडरी कंपनी की, ठीक है। और क्या दे रखा होगा, नेट एसेट क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व। वो टेबल इसलिए तो बनवाई थी, प्री एक्विजिशन रिजर्व जो भी आएंगे उनको क्या कर देना, यहाँ पे ऐड कर देना। कौन से स्टेप में बताई थी, एज कैलकुलेटेड इन 4 में, 4 था ना, 4 ही था, 5 था, 4th में तो कंसोलिडेशन डेट थी। तो तुम अपनी बात पे अड़ी रहो। लो खत्म, देखो ये इतना सही है। तो शेयर कैपिटल सब्सिडी कंपनी की, और उसमें जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है उनको क्या कर देना, जोड़ देना। इसीलिए उस टेबल में प्री एक्विजिशन रिजर्व हमने लिखे थे कि अलग हिस्सा हो जाएगा, फिर हम उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्टेप नंबर 7, अब क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ NCI। कौन सी डेट पर, एक्विजिशन डेट पे क्यों निकालोगी, ऑन कंसोलिडेटेड डेट। NCI और जो एक्विजिशन डेट की NCI होगी, अब जो एक्विजिशन डेट वाली NCI है वो तुम्हारे वर्किंग नोट में जानी चाहिए, एकदम कैलकुलेटर पे हो जानी चाहिए। कौन से मेथड से निकलती है, या तो फेयर वैल्यू, प्रपोर्शनेट वैल्यू, PSN है, प्रपोर्शनेट मेथड ऑफ एसेट ना, तो या तो फेयर वैल्यू और PSN मेथड। तो फेयर वैल्यू तो नॉर्मल है, गिवन ही होगी। PSN में क्या करोगे, जितना भी NCI का शेयर है जो क्वेश्चन हमें देगा, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, नेट एसेट टेकन ओवर। और फेयर वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फेयर वैल्यू से। नेट एसेट टेकन ओवर कौन सी कंपनी के, सब्सिडी कंपनी के, जो कहां पे निकले, अभी ताजा ताजा निकले स्टेप नंबर 6 में। तो दोनों मेथड से जो भी एक्विजिशन डेट पर NCI आएगी, जो भी मेथड होगा उसको लेंगे। क्या प्लस करोगे इसमें,
शेयर ऑफ स्टेप नंबर 5 में जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट थे उसके कितने हिस्से करे थे? 2, एक पेरेंट का और दूसरा एनसीआई का किया था ना, याद करो स्टेप नंबर 5 को। तो उसको क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। तो शेयर ऑफ एनसीआई इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जो भी कहाँ निकला था स्टेप नंबर 5 में, उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। लेस क्या करोगे, शेयर ऑफ एनसीआई इन डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी। अगर होगा तो, अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड तो हमने लेस किया था, वो भी हमने कहाँ किया था, स्टेप नंबर 5 में। तो सबसे मेन काम कहाँ होगा, स्टेप नंबर 5 में ही होगा। माइनस करो शेयर ऑफ एनसीआई इन, एक्विजिशन पढ़ाते वक्त क्या बोला था कि गुडविल जो निकलती है उस पर अमोर्टाइजेशन नहीं लगेगा, इम्पेयरमेंट के लिए चेक होगी, और कब होगी, साल के अंत में, और हम उसी दिन की तो क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। तो अगर कम हो गई है तो गुडविल में जो भी हिस्सा होगा एनसीआई वाला उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो लिखो शेयर ऑफ एनसीआई इन इम्पेयरमेंट ऑफ, अच्छा इम्पेयरमेंट किस पूरी गुडविल का निकलेगा, और हमारे पास दोनों मेथड से अलग अलग गुडविल निकलती थी, एक बार पार्शियल और एक बार फुल। तो अगर जो फुल गुडविल है उसमें एनसीआई का हिस्सा होगा, कुछ हिस्सा हमारा होगा, तो जो एनसीआई वाला हिस्सा होगा उस पर इम्पेयरमेंट होगा, उसे भी हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से लिखना ऑफ फुल गुडविल इफ एनी, अगर होगा तो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता है। जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलोगे, एनसीआई ऑन कंसोलिडेशन डेट। यहां पर जो एनसीआई है ना वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। स्टेप नंबर 8, नेगेटिव क्यों होगी, इम्पेयरमेंट ज्यादा हो गया होगा, डिविडेंड ज्यादा दे दिया होगा, तो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। स्टेप नंबर 8, एनसीआई आ गया हमारे पास, और नेट असेट टेकन ओवर भी आ गया है, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन के रिजर्व्स भी अलग हो गए, तो अब क्या निकलेगी, गुडविल। सकल देख रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व कौन सी डेट पर, कंसोलिडेशन डेट पर। तो लिखो इट विल बी सेम, इट विल बी सेम एज ऑफ एक्विजिशन डेट। ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस किसका चेंज होगा, देयर इज इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। तो जो गुडविल पहले निकल गया ये वो यहाँ रहेगी, और जो कैपिटल रिजर्व पहले था वो ही यहाँ पे रहेगा। बस क्या ना हो जाए, जो गुडविल थी उस पर इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो कैसे निकालोगे, तो लिखो इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। Purchase consideration paid to subsidiary company on acquisition date, that is क्वेश्चन में ऐसे होगा चाहे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट पेरेंट कंपनी, किसमें, सब्सिडी, माइनस एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट, सॉरी प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट, प्लस एनसीआई ऑन एक्विजिशन, और माइनस क्या कर दो, नेट
asset taken over, स्टेप नंबर 6 वाले। क्या आ जाएगा? गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। कौन सी डेट पर आएगा ये? एक्विजिशन डेट पर। सेम वही वाला है जो अपने वहां पे करते थे कि नेट एसेट टेकन ओवर माइनस, उसमें से क्या माइनस करते थे? पीसी और एनसीआई। लेस कर दो अब क्या? इम्पेयरमेंट एंड गुडविल। तो गुडविल ऑन कंसोलिडेशन डेट आ जाएगी। अब लिखो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। एक आती है पार्शियल और एक आती है, अच्छा पार्शियल कब आती है? व्हेन एनसीआई इज कैलकुलेटेड, बोलो कौन से मेथड से? और फुल कब आती है? व्हेन एनसीआई इज एट फेयर वैल्यू मेथड। कर रही हूँ। क्या हुआ? तो पूछ रही हूँ कि रेडी हो क्या? अभी चल रही है? कर रही हूँ फाइंड ठीक है। तो गुडविल बिलोंग्स टू, अच्छा जब पीएसएन मेथड है तो पूरी गुडविल हमने किसकी निकाली थी? सिर्फ पेरेंट कंपनी की। और यहाँ पे किसकी है गुडविल? बिलोंग्स टू पेरेंट कंपनी एंड रिमेनिंग किसकी होती है? एनसीआई की। तो जब पेरेंट कंपनी की है तो पेरेंट कंपनी ही पूरा बियर करेगा, और जब दोनों की है तो दोनों बियर करेंगे। ठीक है, तो लिख लो, बस ये लास्ट लिख लो, छोड़ दूंगी। इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल will be borne by parent company only, will be borne by parent company only, that is deduct total amount of on goodwill from group retain earnings। नेक्स्ट स्टेप में रिटेन अर्निंग से जो भी माइनस करेंगे स्टेप नंबर 9 में। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ग्रुप रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्या हो गई? कम टू गुडविल अकाउंट। और यहां कौन बियर करेगा? दोनों। इम्पेयरमेंट लॉस borne by both। लिखो डिडक्ट शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी इन इम्पेयरमेंट लॉस। लास्ट लाइन रह गई है बस, लास्ट लाइन रह गई है बस। इम्पेयरमेंट लॉस
अरे वो उनको नीचे का नाम को जानना कब से वेट कर रही है। अब बड़ा को जाना है। गुडविल कहाँ पे? अच्छा, फ्रॉम ग्रुप रिटेन अर्निंग हो गया। सोनम को बोल दो ज्वाइन कर लेंगी। स्टेप नंबर 9 and deduct share of NCIN impairment loss of goodwill। और ये हम कहाँ पे देखेंगे, मतलब जो हमने कहाँ पे देखा था स्टेप नंबर 7 में अभी पढ़ा था ना, उसका हिस्सा गुडविल का माइनस होगा वही। चलो अब 2 स्टेप बच रहे हैं, स्टेप नंबर 9 स्टेप नंबर 10, दोनों छोटे छोटे ही है। फिर कल हम